Good afternoon. In order to increase the reach of this talk, I'll be delivering it partially in Hindi and English. Today my talk is on joint and joint preservation techniques. जॉइंट यानी जोड़ हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिसमें दो हड्डियाँ जोड़ के मूवमेंट क्रिएट करती हैं। इन दोनों बोन्स का जो एंड है दैट इज़ लाइंड विथ वेरी स्मूथ लाइनिंग, बहुत ही स्मूथ नर्म एवं लचीला लाइनिंग होता है जिसको कि कार्टिलेज कहते हैं। यह कार्टिलेज बहुत ही अनोखा होता है क्योंकि अगर इसमें एक बार इंजरी हो जाती है जिसके कारण इसमें थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो ये फुली रिपेयर नहीं होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर टायर में पंचर हो जाती है तो हम उसे सील कर सकते हैं, बट वो जो प्लास्टर जैसा चिपका हुआ रहता है तो टायर वापस से कभी स्मूथ नहीं होता है। इसी प्रकार कार्टिलेज जब कभी रीजनरेट करता है तो नॉर्मल हाईलाइन कार्टिलेज नहीं बल्कि फाइब्रो कार्टिलेज ही जनरेट करता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जॉइंट की अच्छी तरह से देखभाल करें, उसकी रक्षा करें और समय पे अगर उसमें चोट लगे तो उसके लिए डॉक्टर से सलाह लें। अपने जॉइंट को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग कुछ बहुत से सरल और सिंपल काम कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छा खान पान और अपने वेट को नियंत्रण में रखना। अगर हम अपने वेट को रिड्यूस रखते हैं तो इससे हमारे जॉइंट पे कम दबाव पड़ता है। यदि हमारा वेट अनुपात से 5 किलो ज़्यादा होता है तो वेट जो प्रेशर हमारे जॉइंट पे पड़ता है वो अराउंड 15 to 20 kgs ज़्यादा होता है। वेट रिडक्शन के साथ साथ हम लोग कुछ मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज जॉइंट के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। ये हमारे जनरल वेलबींग के लिए काफ़ी अच्छा होता है और जॉइंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम 30 मिनट डेली या सप्ताह में 5 दिन वॉक करें तो ये हमारे जॉइंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। इसके अलावा जॉइंट में जब कभी भी कोई इंजरी हो तो हम उस पर ध्यान दें और उसको ट्रीट करें। जॉइंट को इंजरी से बचाने के लिए किसी भी एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा जॉइंट को कुछ पोजीशन से बचाना होता है जिसमें कि इंजरी हो सकती है, और ख़ासकर लोअर लिम्ब के जॉइंट्स जैसे नी को लॉन्ग रन में अच्छा रखने के लिए हमें ज़मीन पे बैठना, जैसे पलथी मार के बैठते हैं या बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना, इस सब से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हमें लगता है कि जॉइंट पेनफुल हो गया है या इसमें लॉकिंग जैसी कुछ होती है या इंस्टेबिलिटी की कुछ भी फीलिंग होती है तो हमें अपने सर्जन से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। अब आज के युग में इतनी सारी टेक्निकल एडवांसमेंट आ गई है कि हम लोग जॉइंट को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन कर सकते हैं और की होल सर्जरी यानी कि बहुत ही छोटे होल से हम लोग पूरे जॉइंट को देख सकते हैं और इसको ट्रीट कर सकते हैं। पहले अगर इंजरी होती थी और उसको नेग्लेक्ट किया जाए तो वो एडवांस आर्थराइटिस हो सकती है जिसका कि कोई सरल ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसके लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें अपने सर्जन से टाइम पे सलाह लेनी चाहिए। अभी मैं डिफरेंट जॉइंट के सहारे थोड़ा सा एम्फेसाइज करूँगा कि हम अपने जॉइंट को कैसे देखभाल कर सकते हैं और सर्जन आपके लिए क्या कुछ कर सकता है आर्थराइटिस से बचाने के लिए। मेरी स्पेशलिटी है स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थ्रोस्कोपी अपार्ट फ्रॉम जॉइंट रिप्लेसमेंट। लेट्स लुक एट what arthroscopy actually is. It is a highly specialized treatment through a small skin incision जिसको कि इसीलिए इसको की होल सर्जरी भी कहते हैं। अब जैसे हम शोल्डर का एग्जांपल लेते हैं तो ये लार्जेस्ट जॉइंट है अपर लिम्ब में
और ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि इनहेरेंटली अनस्टेबल जॉइंट है, क्योंकि बॉल सॉकेट के अनुपात में काफ़ी बड़ा होता है। इसको बॉल को सॉकेट में रखने के लिए एक बोनी एनाटमी होती है और दूसरा उसका कैप्सुलर बैग लाइक लाइनिंग होता है जो कि बॉल को सॉकेट में रखता है। अगर ये लाइनिंग कहीं से टूट जाती है, इसमें टेयर हो जाता है या ये बहुत ही बैगी होती है तो शोल्डर डिसलोकेट होता है। अब अगर हमारी उम्र जितनी कम हो फर्स्ट टाइम डिसलोकेशन में, उतनी ज़्यादा चांसेस है रिकरेंट डिसलोकेशन होने की। जितनी बार शोल्डर डिसलोकेट होता है यानी बॉल सॉकेट से बाहर जाता है, उतनी बार कार्टिलेज इंजरी होती है बॉल पे भी और सॉकेट पे भी। अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ दें और ट्रीटमेंट ना करवाएं तो ये बहुत जल्दी आर्थराइटिस हो जाता है और यंग एज में आर्थराइटिस का इलाज बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इन सब केसेस में अब टेक्निकल एडवांसमेंट होने के कारण हम लोग इसका पूरा इलाज आर्थ्रोस्कोपिकली कर सकते हैं, यानी की होल के सहारे एक स्पेशलाइज्ड कैमरा को हम लोग शोल्डर जॉइंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, पूरे जॉइंट का सर्वेक्षण करते हैं और फिर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से इसको छोटे से एंकर के सहारे पूरे कैप्सुलर लाइनिंग को वापस रिपेयर कर देते हैं। इसके बाद कुछ रिहैब होता है और फिर आपका शोल्डर नॉर्मल हो जाता है, ये डिसलोकेट नहीं करता है। सिमिलरली शोल्डर के ऊपर कुछ टेंडन्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग रोटेटर कफ कहते हैं। किसी इंजरी के तहत अगर इसमें चोट लग जाती है और ये टेयर हो जाता है और इसे हम छोड़ देते हैं, इसका इलाज नहीं करवाते हैं, तो ये फिर आर्थराइटिस में शोल्डर जॉइंट का आर्थराइटिस करता है। अगेन आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं आजकल, आर्थ्रोस्कोपिकली अगेन एक कैमरा इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले तो जॉइंट को पूरा देखते हैं और फिर जॉइंट के ऊपर जो टेंडन होता है उसको हम लोग आर्थ्रोस्कोपिकली रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने के बाद हीलिंग रेट्स अच्छा होता है और आपका शोल्डर जॉइंट वापस से नॉर्मल हो जाता है। थर्ड एंटिटी जो हम लोग देखते हैं, जो कि स्पोर्ट्स इंजरी नहीं है बट ये महिलाओं में और डायबिटिक्स में काफ़ी कॉमन है, जिसे शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं, यानी शोल्डर स्टिफ और बहुत ही पेनफुल हो जाता है। ऐसे केसेस में हम लोग आर्थ्रोस्कोपिकली जो शोल्डर का लाइनिंग और बैग है, जिसे कैप्सूल कहते हैं, वो सिकुड़ जाता है। इसके कारण जो स्पेस होता है शोल्डर मूवमेंट का वो बहुत ही कम हो जाता है और शोल्डर स्टिफ हो जाता है। ऐसे केसेस में अगर एक्सरसाइज से ये ठीक नहीं होता है तो हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके उस बैग को यानी कैप्सूल को रिलीज़ कर देते हैं, जिससे मूवमेंट इम्प्रूव होता है। जैसे ही आपका मूवमेंट इम्प्रूव होता है, पेन अपने आप कम हो जाता है एंड दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। Similarly, one of the largest joint in the whole body is our knee joint. घुटना हमारे शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। घुटने के अंदर दो लिगामेंट होते हैं जिसे कि ACL और PCL कहते हैं, और उसके बाहर भी लिगामेंट होते हैं जिसे MCL एंड LCL कहते हैं। ACL इंजरी स्पोर्ट्स पर्सन में काफ़ी कॉमन होती है, आम लोगों में भी कॉमन होता है, और एक बार अगर ACL टूट जाता है तो जॉइंट अनस्टेबल होता है और आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फर्दर इंजरीज़ का चांस बढ़ जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट हम लोग सही समय पे नहीं करते हैं तो जॉइंट अनस्टेबल होने के कारण ज़्यादा रगड़ खाता है और आर्थराइटिस कुछ सालों में हो जाता है। नी आर्थराइटिस इज़ वेरी पेनफुल एंड क्वाइट लिमिटिंग। इसका एक बहुत सरल इलाज है जो कि हम लोग आर्थ्रोस्कोपिकली ACL को रिपेयर करने से वो सक्सेसफुल नहीं होता है, इसलिए हम लोग एक टेंडन लेते हैं, नी के ही पास वो टेंडन होता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके ACL रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं और नी फिर से स्टेबल हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी और ये सब पूरा आर्थ्रोस्कोपिकली अब किया जा सकता है। सिमिलरली नी के अंदर दो कुशन जैसे कार्टिलेज होते हैं जिसको कि मेनिस्कस कहते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इसकी खासियत ये है कि अगर ये थोड़ा सा भी टूट जाए तो ये कम्प्लीटली डिफंक्शन हो जाता है और फिर आपके नी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और जल्दी ही फिर अगर इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये टेयर प्रोग्रेस हो सकता है और आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। इसका बहुत ही सरल उपाय है, कम्प्लीटली आर्थ्रोस्कोपिकली हम लोग एक कैमरा इंट्रोड्यूस करते हैं नी में, पूरे नी को हम लोग विजुअलाइज करते हैं और जो मेनिस्कस होता है, अगर हम लोग जल्दी डॉक्टर की सलाह लें यानी कि इंजरी होने के बाद बहुत ज़्यादा दिन नहीं छोड़ते हैं तो मेनिस्कस एक्चुअली रिपेयरेबल भी होते हैं, इसे हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। कुछ केसेस में अगर ये रिपेयरेबल नहीं होते तो इसको हम लोग ट्रिम कर देते हैं जिससे कि आपका पेन कम्प्लीटली चला जाता है।
नी में और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, सबको कवर करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ कुछ यंग एडोलेसेंट्स में यानी 12-13 साल के बच्चों में कार्टिलाजिनस या तो इंजरी हो जाती है या कार्टिलेज सॉफ्ट हो जाता है, जिसे ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस कहते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग जो है एरिया को, अगर बड़ा फ्रैगमेंट होता है तो उसको आर्थोस्कोपिकली रिपेयर कर सकते हैं या वहाँ माइक्रो फ्रैक्चर कर सकते हैं, जिससे कि नया कार्टिलेज डेवलप हो। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ की नया कार्टिलेज डेवलप नहीं हो सकता है या बड़ा एरिया है जहाँ कार्टिलेज टूटा हुआ है, तो वैसे में मैं स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी करता हूँ, जिसे मेसी टेक्निक कहते हैं। ये काफ़ी हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जो कि आर्थोस्कोपिकली असिस्टेड छोटे से होल से हम लोग कर सकते हैं नी में। ये काफ़ी बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है और इससे आपका नी लॉन्ग रन में प्रिजर्व्ड रहता है। बहुत ही क्विकली मैं अदर जॉइंट्स जैसे एल्बो, रिस्ट एंड एंकल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। एंकल लोअर लिम्ब है और चूँकि हम लोग चलते हैं तो इसकी कोई भी इंजरी काफ़ी पेनफुल होती है। स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन में एंकल इंस्टेबिलिटी कॉमन होता है। किसी भी एंकल स्प्रेन को अगर हम लोग छोड़ दें तो वो इंस्टेबिलिटी कर सकता है। ऐसे केसेस में हम लोग आर्थोस्कोपिकली एंकल को एग्जामिन कर सकते हैं और लिगामेंट की रिपेयर कर सकते हैं। अगर कार्टिलेज टूटा हुआ है यानी कि कार्टिलाजिनस इंजरी है तो हम लोग इसे भी रिपेयर कर सकते हैं या उस एरिया पे हम लोग माइक्रो फ्रैक्चर कर सकते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, जिससे कि नया कार्टिलेज, ऑब्वियसली ये आपका अपना हाईलाइन कार्टिलेज नहीं होगा बट एक फाइब्रो कार्टिलेज होगा जो कि स्मूथ होता है और आपको आपके एंकल को बहुत हद तक प्रीवियस कंडीशन में वापस ला सकता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे इंजरीज़ को नज़रअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर की सहायता लें। इवन एल्बोज़ एंड रिस्ट में हम लोग आर्थोस्कोपिकली बहुत सारे कंडीशंस को एड्रेस कर सकते हैं, जैसे ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस जिसमें कार्टिलेज सॉफ्ट हो जाता है या एल्बो स्टिफ हो जाता है, तो आर्थोस्कोपिकली हम लोग एल्बो स्टिफनेस को भी रिलीज़ कर सकते हैं। आई विल अगेन एम्फेसाइज कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो इसलिए अगर कोई इंजरी होती है जॉइंट में तो हम लोग डॉक्टर की सलाह लें और आजकल अत्याधुनिक टेक्निक से, आर्थोस्कोपी से हम लोग बहुत सारे कंडीशन को एड्रेस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और फ्यूचर आर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।